विवेकानंद अकेडमी बड़ौदा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है कि रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसको हुए 2 साल हो चुके हैं साथियों यहाँ पे, लेकिन अभी तक भी रीट की परीक्षा वापस से नहीं हुई है। पिछले आप लोगों को पता हो तो जुलाई में ही हुई थी, ठीक है, जुलाई 2022 में रीट का एग्ज़ाम हुआ था साथियों। और अभी जो है साथियों एग्ज़ाम तक नहीं हुआ है और ना नोटिफिकेशन वगैरह का कुछ अता पता चल रहा है, और अभी चल रहा है महीना अगस्त, ठीक है, यानी कि 24 की जगह 25 माह बीत चुके हैं, अभी तक रीट पात्रता की परीक्षा नहीं हुई है। बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में है कि कब होगी, पता नहीं चल रहा कुछ भी। तो साथियों, हम सब अगर आवाज़ उठाते हैं अगर ट्विटर पे, तो जो है रीट की पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन सरकार जल्द से जल्द निकाल सकती है। तो सभी साथी एकजुट होकर के साथ देवें, ठीक है, चैनल पर बने रहें। और कोई भी साथी जो चैनल पर नया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आसपास अपने दोस्तों के पास जानकारी नहीं है तो वो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, हम अगर संगठन में रहेंगे तो ज़रूर जो है हमारे पास सरकार की आवाज़, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच पाएगी साथियों। तो आप लोग सभी संगठन में रहना सीखें, एक दूसरे को काटे नहीं, और अपनी आवाज़ उठाने के लिए हमें खुद अपने मोबाइल में ट्विटर जो है डाउनलोड करना होगा, उस पर आईडी बनानी होगी। केवल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें क्योंकि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा समय भी वेस्ट होता है। तो आप लोग केवल और केवल जो अपनी काम की बातें होती हैं उन्हीं पे ध्यान देवें सोशल मीडिया के ऊपर। तो साथियों, और इसके बाद आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि अपना चैनल जो है 19,000 से प्लस चला गया है, और आप सभी का प्रेम स्नेह ऐसे ही आगे बढ़ा रहे। अब साथियों, हम लोग आप लोगों के लिए जो एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट है का कोर्स ला रहे हैं रीट के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे सब धीरे धीरे आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी। अपना जो कोर्स है साथियों उसका नाम रहेगा एकलव्य बाण सफलता का साधन। यानी रीट की परीक्षा में आप लोग बिना किसी बड़ी फीस दिए आप लोग अगर कंटिन्यूटी आप कोई भी किताब लेकर के आ जाएं, उसको पढ़ लें, और साथ में अगर हम जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब पे फ्री वाले, उनको अगर आप लोग पढ़ लें तो आपका पात्रता निकल जाएगा, ठीक है। जनरल के लिए साथियों 150 में से 90 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए, पात्रता पास होने के लिए साथियों, ठीक है। और बाकी सभी साथियों को 5% के इनमें अंकों में जो है छूट मिलती है, ठीक है। ये आप लोग इसका ध्यान रखें। 5 खंड होते हैं साथियों इसके अंदर, ठीक है, तो वो चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। एक मनोविज्ञान होता है खंड 1 में, ठीक है, और खंड 2 में जो भी आपकी भाषा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को पता है कि अगर लेवल 2 में है तो सब्जेक्ट होते हैं, लेवल 1 में है तो आपके जो हैं विषय नहीं होते हैं लेवल 1 में। तो वो चीज़ें हैं जो आप लोगों के लेवल 1 की अगर बात करें तो मनोविज्ञान होती हैं, ठीक है। भाषा में कोई सा भी एक भाषा हो सकती है, गणित, ठीक है। भाषा में यहाँ पे 2 भाषा होगी यहाँ पे लेवल 1 में, लेवल 2 में भी यही है। और इसके बाद गणित और पर्यावरण होता है, जिसमें राजस्थान जीके के प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछने लगे हैं, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों का दबाव है सरकार के ऊपर कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान जीके के प्रश्न पूछें, ठीक है। लेवल 2 में गणित और पर्यावरण की जगह उनका विषय होता है साथियों, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखें, धीरे धीरे आप लोगों को चैनल के माध्यम से सारी जानकारी दी जाएगी। तो हमारे क्वेश्चंस आप लोग ट्विटर के ऊपर बिल्कुल आप लोग मेरे ट्विटर पे आईडी हैं, आप लोग इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और साथ में जुड़े रहें और आवाज़ उठाते रहें। ये ट्विटर की आईडी है, ठीक है। अब साथियों आगे चलते हैं हम। तो मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। जैसे खंड 1 में बाल विकास एवं मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के प्रश्न जो हैं ये 30 नंबर इसके होते हैं साथियों। तो प्रत्येक खंड 30 नंबर का होता है, टोटल 150 नंबर के यहाँ पे होते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साथियों कि एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। क्या बोला है यहाँ पे? अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट शामिल है, उसके लिए यहाँ पे बोला गया साथियों। तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि लिखावट के बात चल रही है, तो लिखावट का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो डिस्ग्राफिया के अंदर आता है। डिस्ग्राफिया में जो है लिखावट का आता है साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। केवल और केवल आपका इसके ऊपर जो फीस रहेगी वो केवल आप लोगों को मैं सब्सक्राइब के लिए ज़रूर कहूँगा। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो आप लोग
जो है सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ये सारे जो प्रश्न हैं पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्वेश्चन में लेके आऊँगा। आप लोगों को सबसे एक बात कहूँगा कि थ्योरी जरूर साथ में पढ़ते रहें, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन के लिए संबंधित है? तो योगात्मक यानी योग आप लोग समझ रहे हैं। तो अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन और सत्र के अंत में विद्यार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डी, यानी शिक्षा के अंत में जो परीक्षा आयोजित होती है उसे योगात्मक आकलन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, ठीक है। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी हैं? तो आप लोग जरूर इसका आंसर बताएं साथियों, एक बार जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दीजिए। विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा अपना सी आंसर हो जाएगा, प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रश्न नंबर 4, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ हैं। यानी कि 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चे के सही लाभ कौन से हैं? तो अवधारणा पठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलापन में सुविधा या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 5 साथियों देख लेते हैं आप लोग, बड़ा प्रश्न दिख रहा है लेकिन इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, न केवल ये प्रश्न पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों पर की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, यानी वो इन गतिविधियों से किस चीज़ की गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है? समानता को, आलोचनात्मक सोच, एकीकृत सोच या अवधारणा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलोचनात्मक सोच। प्रश्न नंबर 6, नकारात्मक और सकारात्मक उत्तेजनाएं घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करता है साथियों? जल्द से जल्द आप लोग अपना उत्तर सोच लीजिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो है व्यवहार। व्यवहार वाला इसके अंदर वो इस तरह की प्रेरणा प्रेक्षक इस तरह की वो व्याख्या करता है। तो साथियों इस तरह से हम लोग अभी आप लोगों के लिए 6 प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप लोग इस सीरीज़ में बने रहें, आगे से आगे जितनी कोशिश करेंगे हम उतने प्रश्न में लेकर के आऊँगा ताकि आप लोग जो है तैयारी इसमें कर सकें साथियों। और इसकी कॉस्ट जो है वो फीस जो है साथियों इसकी फ़ीस निःशुल्क ही है, केवल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, इसके ऊपर आप कमेंट में जवाब देंगे और किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि अगले वीडियो में इसको सही कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।